हुए हैं। अभी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो कमिश्नर रैंक से रिटायर होकर के हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। वैसे तो मैं कह ही रहा हूं, वैसे तो मैं समझता हूं कि सबसे पुराना कांग्रेसी परिवार है शुरू से ही, लेकिन आज हमें संबल देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए आज हमें सहयोग दिया है। और उनकी जो भारी टीम, डॉक्टर शेर सिंह जो अखिल भारतीय जांगड़ सभा के अध्यक्ष हैं, वो भी इनके साथ में शामिल हुए। और सारे जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के, आज वो शामिल हुए हैं। हमारे दूसरे साथी भी रामेश्वर और ये कई जो और अन्य साथी शामिल हुए हैं, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और ये इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रति दिन पर दिन जो रुख बढ़ता जा रहा है। आप जब भी हम यहाँ हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे बहुत ही जो वरिष्ठ जो नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। हमारे चाहे प्रदीप बेनीवाल जी बैठे हैं, करण सिंह रनोलिया जी हैं, हनुमान वर्मा जी हैं, प्रोफेसर संपत सिंह जी हैं, हमारे कितने जो साथी थे, यहाँ की जो मजबूत टीम है वो हमारे साथ जुड़ी है। और आज पूरे प्रदेश, इसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र में आदमपुर में एक लहर चल रही है कांग्रेस के पक्ष में। सभी गरीब, पिछड़ा वर्ग और सभी जाति, सब चीज को भूल करके, जात बरादरी से सब ऊपर उठ करके 36 बरादरी का बहुत भारी सहयोग इस विधानसभा क्षेत्र में हमें मिल रहा है। और बिल्कुल ये हम कह सकते हैं निश्चित तौर से कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत भारी बहुमत से इस आदमपुर विधानसभा को जीतने जा रही है। और मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। तो पहले चंद्र प्रकाश जी बताएंगे ना। अच्छा, पहले उनको मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी से, वो अपने शब्द कुछ जो अपना वक्तव्य है इस अवसर पर दें। आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी। परम आदरणीय 36 बिरादरी के लोकप्रिय नेता चौधरी ऐसे बोलते माइक का तो सही है। हेलो हेलो, ये ठीक है। हेलो, आज के इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हमारे 36 बिरादरी के लोकप्रिय नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान चौधरी उदय भान जी, दूसरे उपस्थित सभी नेतागण, आज हम सब ने कांग्रेस पार्टी को विधिवत तौर से ज्वाइन किया है। और मैं परमादरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान चौधरी उदय भान जी का, सब साथियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विधिवत कांग्रेस पार्टी में आज हमें शामिल किया है। एक पॉइंट रह गया कि जिनकी पेंशन, देखिए, मेरी एक प्रशासनिक पृष्ठभूमि रही है और मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिस परिवार के सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। तो निश्चित तौर से जब प्रशासनिक सेवा में आप होते हो तो परिवार का जो बैकग्राउंड होता है उसका कंसर्न रहता है। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैंने विभिन्न पदों पे कार्य किया और उनकी कार्यशैली को बहुत नज़दीक से समझा। उनकी मंशा, उनकी सोच, चाहे वो गरीब की बात है, 11,000 लगाए थे, चाहे वो किसान की बात थी, चाहे वो दलित एवं पिछड़े वर्ग की बात थी, या वो किसी कर्मचारी या गरीब छोटे दुकानदार की बात थी, हमेशा उनकी जो सोच थी उसका धरातल पे एक बहुत अच्छा, जैसे आदेश मिलते थे, उनका धरातल पे एक बहुत अच्छा
परिणाम आते थे और पब्लिक में एक बहुत अच्छा मैसेज रहता था। चाहे वो दूसरे अन्य विषय हैं, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, कानून व्यवस्था की बातें हैं, बहुत क्लियर कट आदेश होते थे कि किसी किस्म का किसी गरीब के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो मैंने उनकी कार्यशैली से बहुत कुछ सीखा है और प्रशासनिक जो कार्यकाल रहा उसको पूरा करने के बाद मैंने अब उनके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश, उनके प्रेरणा से, उनके शुभकामनाओं से, उनके आशीर्वाद से मैं आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आप किसी भी वर्ग की बात लें, जैसे कि पिछड़े वर्ग की बात है, जब मैं डिविजनल कमिश्नर था रोहतक में और डिप्टी कमिश्नर भी रहने का मौका मुझे मिला, 7-8 जिलों में मैं डिप्टी कमिश्नर रहा, तो बहुत से ऐतिहासिक निर्णय उनके द्वारा किए गए और जिनका बहुत मैसेज गया और लोगों में उसका आज तक फायदा पहुंच रहा है। एक बार मैं आपको सुनाता हूं कि आरक्षण की बात थी, तो मैं प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, प्रशासनिक बातें की, कई उनके नोटिस में लाई गई, कई तरह की बातें होती हैं। बाद में मैंने कहा सर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा आप बताइए क्या। मैंने कहा सर ये जो आरक्षण जो बीसी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है 27%, इसमें जो बीसी ए और बी वर्ग है उसको नॉन गस्टेड में तो दिया गया है, परंतु गस्टेड में सिर्फ 10% दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो बीसी ए वर्ग के जो लोग हैं, जो बेहतर जातियां, उनको न्याय मिलने में कहीं ना कहीं मेरी संतुष्टि नहीं है। तो इनको ने तपाक से कहा कि बताइए क्या किया जाना चाहिए। मैंने कहा सर इसको 10 से बढ़ाना चाहिए, ए और बी कैटेगरी का अलग अलग से हमें हिस्सा देना चाहिए। इन्होंने तुरंत मुझे कहा कि जो मेरे सीएम सेल में जो अधिकारी हैं उनसे आप बात करिए और आप कहिए कि मेरी बात हो चुकी है। मैंने जो संबंधित अधिकारी से उनसे बात की, उन्होंने मुझे दूसरे दिन चंडीगढ़ बुलाया और मेरे से विस्तार से चर्चा की। मैंने अपने सुझाव दिए और प्रपोजल तैयार हुई और अगले 15 दिन के अंदर जो 10% की रिजर्वेशन गस्टेड में होती थी उसको 15% किया गया, 10% ए कैटेगरी को दिया गया और 5% बी कैटेगरी को दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा निर्णय था। और उसका सभी जो जात बिरादरी के जो भी उम्मीदवार आते हैं उनके साथ आज तक वो न्याय होता है और उसमें जब भी कोई रिजल्ट आता है तो उसमें उनको हिस्सेदारी मिलती है। इसी तरह से पिछड़े वर्ग से संबंधित 100 गज के प्लॉट जो गांव में दिए गए, उनमें 60-65 हज़ार करीब लोगों को मिला। इसी तरह स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वजीफे की बातें आई, वजीफा दिया जाता था ताकि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको सहायता की जा सके, और अन्य बहुत कई प्रकार के जो फैसले ऐसे हुए। और इन जनरल उनका बड़ा ये था, कानून व्यवस्था की बात कहें, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात हो या किसी दूसरे किसानों के साथ किसी तरह का विषय हो, तो उनके बड़े क्लियर कट आदेश होते थे। तो निश्चित तौर से उनकी जो कार्यशैली थी उससे मैं प्रभावित रहा हूँ। और उसके बाद जब वो प्रतिपक्ष में नेता हैं तब मैं कई बार उनके विधानसभा में जब ये प्रोसीडिंग्स चलती थी तो उनको लाइव सुनता था फेसबुक के ऊपर या वैसे। तो उसमें वो उन मुद्दों को टच करते हैं जो मुद्दे सीधे एक गरीब मजदूर से, किसान से, दलित या पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए होते हैं।
और इसके साथ सुझाव भी होता है कि इसमें गौर किया जाए। और बहुत सी बातें ऐसी भी है जिन पे गौर किया गया है और बहुत सी बातें अभी पेंडिंग हैं। उसमें कई तरह की बातें हैं, क्रीमी लेयर की बात है या दूसरे मुद्दे हैं, तो ये सारी बातें हैं। तो अब मेरा जो प्रशासनिक पृष्ठभूमि वो क्योंकि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है और मैंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, क्योंकि एक परिवार मेरा कांग्रेस का रहा है, मेरे जो चाचा जी थे पंडित रामजीलाल जी, उनका बड़ा इतिहास कांग्रेस से जुड़े रहे, पंचायत समिति से लेकर के एमपी राज्यसभा तक रहे। और हुड्डा साहब ने भी, डॉक्टर राम प्रकाश जी थे, उनको प्रतिनिधित्व दिया, पिछड़े वर्ग से थे। और भी बहुत से जो बैकवर्ड कमीशन बने, दूसरे बोर्ड बनाए, उसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। तो ये सारी बातें अपने आप को एक खींचती है, हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। तो उनकी जो मंशा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्यशैली है, वो हमारे समाज में हर वर्ग से के भले से जुड़ी हुई उनकी कार्यशैली है, उनकी सोच है। उनके परिवार का एक अपना इतिहास है। 3 पढ़ी मैं रोहतक में तैनाती मेरी रही है बतौर कमिश्नर, बतौर डीसी। तो जो इनके बुजुर्ग थे, पिताजी थे और दादाजी थे, उनका शिक्षण संस्थाओं को चालू करने में, उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो निश्चित तौर से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए और अपने परिवार का जो यहाँ इस इलाके में जो भूमिका रही है मेरे परिवार की, गरीब के दर्द में हिस्सेदारी होना, हर वर्ग में से मेल जोड़ रखना, उनकी मदद करना, तो उस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में और इनकी प्रेरणा से, और हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, जो कि एक शराफत की एक मूर्ति हैं, जो मैं कोई ज़्यादा नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ, तो उनका सारा देखते हुए आज मैंने ये फैसला किया है। और हम इस जो भी ट्रैक है इस पे आगे बढ़ेंगे, बढ़ चढ़ करके अपना पूरा इसको जो बीड़ा उठाया है उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। इनके लंबा हो गया। अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उदयमान जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, अनिता जी, लहरी सिंह जी, और आज जो इन्होंने बताया हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे और बैकवर्ड क्लासेस के नेता समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे, जिन्होंने आज कहा चंद्र प्रकाश जी, प्रदीप बेनीवाल जी, कुलबीर बेनीवाल जी, नरेश शैलवाल जी, वह सभी पत्रकार साथियों, छायाकार साथी। देखिए, जैसे बताया चंद्र प्रकाश जी ने, हमारे समय में बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ओबीसी के लिए बहुत कार्य हुए, लेकिन ये मौजूदा सरकार 8 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया। रादर इन्होंने जो क्रीमी लेयर की बैकवर्ड क्लास की 8 लाख से घटाकर 6 लाख करने लगे। हमारे साथ जैसे इन्होंने बताया गजट पोस्ट पे क्लास 1 क्लास 2 में गजट पोस्ट में 10 से हमने 15% रिजर्वेशन करी और 10% जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो जैसे मतलब आपके प्रजापति हैं, सैन हैं, ये जो क्लासेस हैं उनके लिए गिरी और उनका बहुत लाभ था। तो इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस में जो थे हमारे कल्याण निगम थे और हरिजन का, उसका हमने कर्जा माफ किया 1,450 करोड़। और इस सरकार ने कैपिंग कर रखी है, 40 करोड़ की गारंटी देते हैं। अब 40 करोड़ में किसका कितना कर्जा देंगे, ये कम से कम 100 करोड़ करना चाहिए था। कितनी महंगाई बढ़ रही है, हमने तो कर्जा माफ किया था, इन्होंने किसी का कर्जा माफ नहीं किया। अंत अगर हमारी सरकार आएगी तो खास तौर पर बैकवर्ड क्लास जो अपना हरिजन कल्याण निगम है उनका कर्जा माफ करेंगे, ताकि उनको अच्छी सुविधा दें और उनकी लिमिट बढ़ाएंगे। ये जैसे मैं कहा
केवल बैकवर्ड क्लास के लिए, इन्होंने तो हर वर्ग, आज ये मैं आपके अखबार में ही पढ़ रहा था हल्के में, किसान का जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसका गोलमाल, कोई ये समझो 8 लाख किसानों का जो है प्रीमियम काटा गया, बहुत सारे प्रीमियम काट दिया गया सीधा, लेकिन बीमा नहीं हुआ, ना उनको कंपनसेशन मिला। उसमें से हिसार अकेले के 1,41,000 किसान प्रभावित है। ये तो किसानों का हाल है, MSP वगैरह छोड़ो, इनका देने का कोई काम ही नहीं है MSP। और जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को हमने जो स्कॉलरशिप देने का काम किया था पहली क्लास 2014 में 1,38,000 विद्यार्थियों को हम देते थे। इस सरकार ने घटकर 50,000 हो गए। अरे जनसंख्या बढ़ी है या घटी है? क्या कारण है? क्योंकि जो इनका शेयर है स्टेट का, जैसे 60% सेंट्रल देती है, 40% स्टेट देते हैं, शेयर ही नहीं जमा कराया, उसके बाद इनकी पेंशन ही बंद हो गई और कुल 50,000 बच्चों की पेंशन जाती है। हमने तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में भी, ITI में भी, औरों में भी बैकवर्ड क्लासेस को पूरी स्कॉलरशिप देने का काम किया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG की रिपोर्ट है मेरे पास, ये CAG की रिपोर्ट है। इसमें ये लिखा है हरियाणा गवर्नमेंट ओनली स्पेंट 55.4 of budgeted amount on post matric scholarship for student of SC/ST during 2014 से लेकर 2021 तक। बजटेड था ये 1739.91 करोड़ का, और एक्सपेंडिचर इन्होंने कितना किया? 964 करोड़। इसका मतलब वो जो बजटेड जो है वो भी इन्होंने वो नहीं किया। और जैसे मैंने कहा, जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट से वो 1,38,000 से घटकर शेड्यूल कास्ट के 50,000 हो गए। इसी प्रकार से जो हमने 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था 3,82,000, जिसमें से 65,000 BCA को मिले थे, वो आज एक भी प्लॉट सरकार ने नहीं दिया। तो हर वर्ग का मेरा कहना पड़ता है, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब इससे सरकार से परेशान है। हर वर्ग परेशान है। तो ये आपके सामने है। हमने पेंशन, जैसा अभी बताया इन्होंने, 4,90,000 तो ओल्ड एज पेंशन विधवाओं की पेंशन लगा के कुछ 5,25,000 के करीब जो है पेंशन काट विदाउट एनी रीजन, पहचान पत्र देके। पहचान पत्र का क्या मतलब है? तो सेल्फ डिक्लेरेशन देगी। तो हमारा ये है, कोई सरकार से आग्रह करते हुए तुरंत जारी की जाए कि जो सरकार बनेगी हमारी तो हम सबको पेंशन देंगे, और जो पेंशन काटी है इन्होंने 30 साल में की, उनको ब्याज समेत पेंशन देंगे, बता कि उनको वापस में हो दे पेंशन। हाँ, एरियर्स ब्याज समेत विद इंटरेस्ट। उनका क्या कसूर है भाई जो उन्होंने पेंशन काटी? और ये स्कॉलरशिप आप पूरी करेंगे, और जो आपकी अभी मेरे को मिले TJU के भी विद्यार्थी मिले, और ये कर्मचारी भी मिले रिटायर्ड, सबकी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की। तो हमारी सरकार आएगी, या तो ये सरकार का नहीं होगी, ये सरकार आएगी, हमारी आएगी, तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, और 100 गज के प्लॉट फिर से देना शुरू करेंगे। और साथ जैसे पहले हमने शुरू किया था, मकान बनाने के लिए पैसे देते थे, तो 2 कमरे बनाने का भी हम प्रावधान उसमें करेंगे। दूसरा, फौज में अभी नीचे था एक ओल्ड लेडी, बहुत गरीब औरत आई, उसका BPL का कार्ड काट दिया, पता नहीं कितने BPL के कार्ड काट दिए, ताकि उस BPL से उनको तेल चीनी वो मिलती थी, वो कार्ड है, दाल चीनी चावल मिलती थी, सब जो है सब वो कर्म बनता। तो हम BPL का फिर से शुरुआत करा के फिर से कार्ड देंगे। अब हम सब सफाई कर्मचारी हमने 11,000 कम से लगाए थे, और इन्होंने उसको पक्का नहीं किया। तो सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, और मनरेगा के वेट हैं, इनको हम पक्का करेंगे, और सफाई कर्मचारियों की फिर से हम भर्ती करेंगे। और अब मैं देख रहा था यहाँ
एक गांव तो पूरा ही गांव बाहर बैठा है। 5000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। हमारे समय में 15,000 स्कूल थे, वो 5,000 घटा दिए, 14,000 थे, 9,000 थे। और बहुत सारी जगह ऐसे है स्टूडेंट लड़कियों को दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक उसमें कर दिया। 25,000 वैकेंसी तो नहीं, 38,000 वैकेंसी तो खाली पड़ी है। और बहुत सारी वैकेंसी तो क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स घटा दिया, बगैर भर्ती करे वो वैसे वैकेंसी इन्होंने खत्म कर दी है। हम जो है वो फिर से स्कूल चलाएंगे ताकि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सके वहाँ। और जैसे मैंने कहा उनका कर्ज माफी करेंगे। अब जीजेयू में मेरे को मिले थे, पिछले 1 साल से कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है वहाँ, ना 7th पे कमीशन दिया गया है अब तक। तो कैसे मतलब देखिए, 2 चीजें जरूरी हैं विकास के लिए। कोई किसी भी सरकार की जिम्मेवारी और तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य 2 है जो समाज में निर्माण करते हैं। और ये देख रहा हूँ आप हरियाणा में परिस्थिति का भी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। तीसरा सरकार का काम होता है कर्मचारी काम करते हैं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, तो हड़ताल पे बैठे रहते हैं। ये आपके सामने है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे सामने आएंगे। हाँ, वो तो हमने कह रखा, वो तो पिछली बार भी आपको बताया था। हमारी सरकार आएगी तो एक तो पेंशन जो है सबकी रेस्टोर करेंगे और फर्दर प्रोस्पेक्टिव पेंशन हम 6,000 रुपया देंगे। इसका मतलब ये हो गया, 6,000 का मतलब ये हो गया 200 रुपया रोजी का। मियाँ बीवी होंगे, बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो 400 रुपया उनको मिलेगा। 6,000 उनको 12,000 मिलेगा, 6,000। और 300 यूनिट तक की बिजली माफ करेंगे हम गरीब आदमी को देंगे 300 यूनिट। वो तो मैंने कहा अभी परिवार पहचान पत्र हम खत्म कर देंगे। हम आएंगे जो सुरक्षा सेल्फ डिक्लेरेशन से होगा और MSP के साथ साथ बोनस भी देंगे। आज मेरी मांग है ये जो कर रहे हैं कम से कम 800 रुपये बोनस दो इसमें। अब ये कह रहे हैं बाजरा बिक क्या रहा है, कह रहे हैं हम 4.5 देने बिक तो 1500 मिल रहा है, 1600 मिल रहा है। SC कमीशन का दोबारा से और SC कमीशन इसका दोबारा से हम गठन करेंगे। इन्होंने गठन ही नहीं किया SC कमीशन। इस प्रकार से बहुत सारे जोड़े। मेरा कहने का मतलब यह है किसी भी वर्ग के ये वो नहीं है। और खासतौर पर जो गरीब आदमी SC ST है, BC OBC है, इन सबके स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, वजीफा बढ़ाएंगे बच्चों का वजीफा तो शुरू से पहले अब तक तो बढ़ना चाहिए था, इन्होंने घटा दिया। 1,38,000 SC ST थे वो 50,000 रह गए। इसी प्रकार से BCS के जो थे जो हमने शुरू किया था जो पेंशन वो भी इन्होंने खत्म कर दी। इस प्रकार से जो है ये सरकार बिल्कुल विफल है। लोगों ने मन बना लिया हर वर्ग के। और यही देखकर आज चंद्र प्रकाश जी इनके बहुत सारे साथी जो यहाँ नहीं आए बैकवर्ड क्लास से और दूसरे उससे भी वर्ग से भी शेड्यूल कास्ट में थे बहुत थे, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। हम इनका कांग्रेस में स्वागत करते हैं। इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान और उच्च स्थान मिलेगा और इनको हम साथ लेके चलेंगे कि बहुत काफी मिला। और कोई आपके सवाल आजमपुर चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? आजमपुर से जो आदमी बताया है, जो सहयोग मिल रहा है, जो आवाज आ रही है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे जयप्रकाश जी विजयी है। राजेंद्र काली राणा शामिल हुआ था। राजेंद्र काली राणा विष्णु बिल्कुल हमने शुरू कर दिया था, करेंगे। बैकलॉग लेना चाहिए। हम तो 2 लाख भर्ती करें तो उनमें भी पूरे करेंगे। आज 1,80,000 जगह खाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में रामायण खेलने जा रही है, रामायण का मंचन करने की तैयारी कर रही है। अरे वहाँ टीचर तो लगा दो, पढ़ा दो, रामायण तो ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने आरोप लगाया कि जब मैं सरकार छोड़ के गया था 2,000 करोड़ रुपए सरप्लस थे खजाने में। अब जबकि पहले हुड्डा सरकार ने और फिर खट्टर सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। ऐसा है, ओम प्रकाश जी चौटाला जब छोड़ के गए कोई 25-30 हज़ार करोड़ कर्जा था, ठीक है।
जितना भी था मेरे को 32,000 करोड़। हाँ, कुछ 32,000 करोड़ था। जब मैं छोड़ के गया तो कर्जा 60-70 हज़ार करोड़ था, 60-70 हज़ार की बैंक में। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं हर उसमें हमारी यूनिवर्सिटी आई है, मेट्रो आई है, 4 पावर प्लांट लगे हैं। इनने बता दे 8 साल में कोई किया, रेलवे लाइन, कोई रेलवे लाइन बनी है, कोई यूनिवर्सिटी आई। अरे ये रेलवे लाइन पूरी नहीं कर सके जो आशीष से आ रही है, मैम होकर रोहतक से मैम सीधा हिसार जो दिल्ली जानी थी वो नहीं से पूरी हुई। हमारे टाइम में ट्री कटिंग हुई है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, ये वो नहीं कर सके। 1 इंच रेलवे लाइन बढ़ाई हो इन्होंने। तो ये ओम प्रकाश चौटाला के समय में भी कोई रेलवे लाइन नहीं आई थी, कोई पावर प्लांट नहीं बना था, बिजली एक मुद्दा था, बिजली नहीं मिलती थी लोगों को। आज जब 2014 में हमने स्टेट को सरप्लस छोड़ा था और आज ये सब आई हुई रिपोर्ट मेरे पास वो भी है, सीएजी की रिपोर्ट दिखाता हूँ बिजली की क्या हालत करके इन्होंने ये सरकार ने। फंक्शन ऑफ डिस्काउंट ये दे रखा है सीएजी की रिपोर्ट में। ऑन वन हैंड गवर्नमेंट क्लेम्स टू हैव टेकन ओवर लोन ऑफ डिस्काउंट टू द ट्यून ऑफ 20,000 करोड़। अदर हैंड हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओन्स 46,193 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट ने देना है बिजली का। तो ऐसी सरकार है, कर्जे में डुबा दिया पूरे उसको। पावर परचेज एग्रीमेंट CAG reported that Haryana Power Purchase Center constituted to make independent power purchase extended favored to provide power producers for purchasing at the rate of 4.90 to 5 per unit, जो जिसकी वेरिएबल कॉस्ट ही 3.25 है। तो इस प्रकार से घोटाले जो करे इन्होंने एक के बाद एक घोटाला किया है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में ना तो कोई पावर प्लांट लगा भाई, ना कोई रेलवे लाइन लगी, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, तो ना कोई मेट्रो आई है, हाँ कोई विकास का काम ही नहीं करा, सब काम ही नहीं था। और ये सरकार आपके सामने है, हिसार है, हिसार में बता दो आपको इन्होंने काम किया हो। हमने तो यूनिवर्सिटी बनाई, 1500 करोड़ के बिजली के बिल माफ करें चौटाला के टाइम पे। आदमपुर इलेक्शन में भव्य बिश्नोई को नोटों की माला पहनाई गई है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि फर्ज कर जो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम नोटिस दिया है सर, ये तो वो करे, इलेक्शन कमीशन का काम है वो। लेकिन मेरे को एक बात का पता है, आदमपुर मंडी में जो कम्युनिटी हॉल हमने बनाया था अपने सामने में, उस जर्जर हालत में पड़ा है, सफाई भी नहीं हुई। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर का आपके शासन में अनदेखी की आरोप लगा रहे हैं। आदमपुर बिश्नोई का आरोप है कि हुड्डा शासन के चलते आदमपुर की अनदेखी। हुड्डा साहब तो 8 साल से है नहीं यहाँ, 8 साल से कौन है, किसकी सरकार है? और उससे पहले जो भी काम हुए, चाहे वो माइनर है, चाहे वो सड़क है, 17 वाटर से बने थे, वाटर वर्क्स, एक 17 वाटर वर्क्स आदमपुर में हमारे ये एक भी काम बता दे 8 साल में या उससे पहले किया हो, मेरे समय से पहले। जयप्रकाश कहते हैं कि राम रहीम का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, तो आदमपुर इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का क्या तालमेल है राम रहीम से? वो एक व्यक्तिगत आस्था की बात है, जयप्रकाश जी किसकी में आस्था रखते हैं, आप किसमें आस्था रखते हो? आपको लगता है कि एक रेपिस्ट के अंदर आस्था रखना ठीक है? बात तमाम जवाब दिया करते हैं, वो तो व्यक्तिगत आप किसी में आस्था रखो, मेरे को क्या। कांग्रेस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, उस पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो काम किया है वो दिखा रहे हैं, और ये जो प्रेजेंट सरकार है इसकी विफलताएं हैं। आदमपुर के लिए क्या मैनिफेस्टो है जी आपका? आदमपुर के लिए मैनिफेस्टो क्या है? आदमपुर का विकास जो हमने शुरू किए थे तो पूरे करें, जो ठप रहता है। कुलदीप पार्टी कहती है कि ना तो भाजपा ने कुछ करवाया और ना कांग्रेस ने, हमें जितवाओ हम करवाएंगे। दिल्ली में पंजाब में फेल हो गए हो, यहाँ क्या कराएंगे? पंजाब में जाके पूछो ना। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर मेरा गढ़ है, कांग्रेस कहती है कि आदमपुर मेरा गढ़ है, लेकिन मेरा नहीं, मैं अपना नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि कांग्रेस को तो कोई शादी ब्याह में भी नहीं बुलाता आदमपुर में।
पता नहीं उनको नहीं बुला, क्यों कांग्रेस में ही थे। मैं क्या कर सकता हूँ, कल तक तो कांग्रेस में ही थे। सामाजिक मामले हैं ये, किसी को शादी के बाद